हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आगे का पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। लखन सिंह का मन हुआ कि उठकर ऐसा कोई बजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाएं गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर दिया। ढिठाई भले ही कर ले, अस्थिरता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दास साहब की नज़रें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। वो भीतर ही भीतर सहम गया हुआ है। इस नज़र से कई बार उससे महसूस किया कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के साथ दास साहब ने अपनी जर्जर फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे ही वहीं से कोई मुद्दा खींच कर लाए हों। सुकूल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एकदम हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। विशु के माँ बाप को भी तो तसल्ली देनी चाहिए बेचारे। आप जाएंगे, ज़रूर जाइए। आप बहुत असर होगा आपके जाने का। यूँ भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे क्षण जैसे कुछ याद आ गया और ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, सुकूल बाबू के बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देखकर आया हूँ। बहुत तनाव है गांव में। यूँ भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कितने वर्षों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंदकर दास साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लाखन टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दास साहब का कि कब दास साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी हो, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आंख खोलकर दास साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा, तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले, जैसे अचानक याद आ गया, और हाँ जाओ तो जरा मसाल के दफ्तर होते हुए जाना। दत्ता बाबू ही नाम है न संपादक का। कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहा था कि उन दिनों समय कहना। अब समय लेकर मिल लें किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जबान पर लगाम और व्यवहार पे ठहराव चाहिए, समझे। दास साहब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में उनकी हर बात और हर काम में ज़बरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल से असंतुष्ट लोगों ने जैसे तैसे तिकड़मे की हैं कि कभी भी कला मुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुकूल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे सुकूल बाबू इस प्रांत के हैं। बिना किसी बाधा व्यवधान के एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज्य की नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वह झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कोई जड़ें ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान है। यूँ सुकूल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज़ है। प्रांत के लोग दा साहब के पसांग पर रखते हैं सुकूल बाबू को। वैसे दा साहब की किसी भी बात से कोई समानता नहीं है सुकूल बाबू की। सांवला रंग, नाटा का थोड़ा थुलथुल शरीर, दा साहब की तरह सौम्य संयत भी नहीं। सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी है दोनों के। जग के सकल पदार्थ ना पाने वाले कर्महीनों में अपने को बेशुमार नहीं करवाना चाहते। मस्त पकड़ है एकदम। निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते। धड़ल्ले से, गाली गलौज से भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा कि बात में धार आई। पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफ़ी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकूल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियाँ पहन रखी है। गले और बाजू में गंडे ताबीज़ भी बंधे हुए मिल जाएंगे। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना है। पहले भी किसी ने पहनकर आजमाने को कहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ी थी। बड़े तेज
मिजाज वाला पत्थर है नीलम, माफिक ना आए तो एकदम पट्टा ही बिठा दे, लेकिन पट्टा बैठ ना पहनने से तो पहन लिया और देखो रंग लाया बिसु की मौत। लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया उनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मौजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला सुकुल बाबू ने राजनीति में, पर इस बार का अनुभव तौबा। एक गड़रिये के डंडे के नीचे कैसी सारी भेड़ें रिरियाती मिमियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी, पर जैसे ही डंडा टूटा आपस में ही वे मार काट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये झुंड एक झुंड की ये भेड़ें हैं। कैसी कैसी मशक्कत झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अभी तक। यह तो सुकुल बाबू ही हैं कि टिके हुए हैं, केवल टिके हुए ही नहीं सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। पर मन बेहद क्षुब्ध हो गया है उनका। उन्हें खुद लगने लगा कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन कभी कभी मन से एकदम वैराग जाग जाता। पर राजनीति में जहाँ तक अपने को धंसा लिया, वहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वो कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो वैसे भी हो। कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी गोटियां ही बैठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं, कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतता है। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी। इस बार कैसे आंख फेरेंगे, और आखिर क्यों फेरेंगे? बिसु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए लड़ता रहा। वे बिसु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुरी नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में। एकाएक उनका मन बिसु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर था, अब जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। एकदम उजड़ आदमी है बीहड़, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे। सरपंच भी उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। बहा कर ले जाने का मतलब अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए, और बहाव की ताकत भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वह बहाव ही तो था, बहाव नहीं बवंडर, एक जोर बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धड़ाधड़ नीचे गिरे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाईं। उसके बाद से तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो ये बवंडर भूगोल बदलने लगा, और यदि वे बवंडर लाएं तो वह शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाए तो फिर वह वहाँ बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफ़ी भरोसा है सुकुल बाबू को। फिर 70 दरावली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को गिराना यूं भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा सा साथ दे दे तो बाएं हाथ का खेल है यह उनके लिए। सुकुल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना जिम मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बिसु की लाश गांव में रही, बड़ी खलबली मची रही। वहाँ भीड़ और बातें, जितने मुंह उतनी अनुमान। किसने मारा बिसु को और कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी चोट या प्रहार का कोई निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहाँ लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मारने का रिवाज हो, वहाँ ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चुस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं अभी तक। इधर खबर पहुंची तो तुरंत ही थानेदार
साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में। बिशु की पूरी जन्मपत्री खुली। कब इसने क्या क्या कहा, क्या किया, इसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले, जिंदगी की पूरी डायरी, जो शायद बिशु कभी नहीं लिखता। पुलिस लिख कर ले गई, लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहाँ। तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब में एक बड़ा सा अखाड़ा, जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं रात दिन। दंड पेलना, लाठी भजना, मुगदर चलाना, कुश्ती लड़ना, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते हैं। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इसी अखाड़े की आबादी अब जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतर आती हैं तो सारे गांव वालों को सांप सूंघ जाता है और सबकी जीभ तालू में चिपक जाती। जैसे ही बिशु की लाश चीड़ फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गांव में। उसके बाद लोगों के मुंह से आहें भले ही निकलती रही हो, बात नहीं निकलती। बिशु के मारने का तरीका चाहे ना समझ आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी, कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय भी जवान पर कोई नहीं लाया, बिशु के बाप का भी नहीं। लेकिन आज दोपहर से ही गांव एक नई चहल पहल से भर गया। भोंपू लगी जीप गली गली गुहारती फिर रही थी। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त श्री सुकुल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। विशेषर की मौत सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और सुकुल बाबू की आवाज़ मिलाकर बिशु की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे बिशु हीरा का बेटा नहीं, सुकुल बाबू का अपना बेटा है। उसकी मौत का दुख उनका अपना दुख है, जिसे बांटने के लिए वे गाँव वालों से याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक गाँव एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तख्त जोड़कर मंच बना दिए गए। मंच पर गद्दा बिछ गया। गाँव तकिए लग गए। बस उस पर बिराजने के लिए सुकुल बाबू की काया की प्रतीक्षा थी। कोई 150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी हो तो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे की संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में यह तो छप सकेगा कि सुकुल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इससे क्या, कोई मामूली हस्ती नहीं है सुकुल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्हें मेल जैसा मजा आ गया। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भोपू बनाकर खुद चिल्लाते फिरे रहे। यह मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक सगल हो गया। ठीक 6 बजे सुकुल बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद है सुकुल बाबू। 2 गाड़ियां और भी आईं और 3 जीप पर सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार कुछ लोग हैं, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से हुआ, मालाबाजी एकदम नहीं हुई। मौका गम का जो है, इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े। सुकुल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है, कुछ आज का यह मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया है का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली में पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते हैं अच्छा सुकुल बाबू। विरोधी को काटने में माहिर। गला साफ करके आवाज़ को शांत कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों को है, लोगों पर इससे पहले भी पड़ा है और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था। वह दुख शब्द तो बड़ा हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अनुमानुषिक अत्याचार सुना
था तो तिलमिला गया भीतर ही भीतर, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षणिक विराम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था यह, पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिए गए, और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बिशु ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। अब होगी किसी की हिम्मत जो चूं भी कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बता दे। जानते हैं सच बोलते ही गला दबा दिया जाएगा, और जहां सच का गला दबता हो वहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है। भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए सुकूल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था, सूने सपाट चेहरे लिए। सुकूल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक हो ही गया, और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालत में, और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसलिए अभी उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा। कौन करेगा पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? सुकूल बाबू ने तैस में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच में उछाला, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात कि उनके नाम के नारे ही लग जाएंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बस एक कोने से बड़ी रियाती सी आवाज़ आई, का बताई हमार दुख मुला कोई नहीं जानता कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को ज़मीन पर ठोका तो वह रियाती आवाज़ भी डूब गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।